हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सारे के सारे अच्छे ही होंगे। वेलकम टू आवर चैनल एजी एनाही मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 763 को। कोर्स काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आप सभी लोगों की पसंदीदा मानवा जो है, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड हाइप जरूर से कर दें। और जिन लोगों ने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को जरूर से देख लें। जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। उससे पहले थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं हमारी कल की हेल्प के बारे में। के दिन काफी सारे लोगों ने क्यूआर पे काफी सारी मदद की है। 100, किसी ने 50, किसी ने 10-20 तो किसी ने 8-9 भी डाले हैं। 2 की चिल्लर किसने डाल दी, इनका क्या करूंगा मैं, उनसे मैं भी सागर भर लूंगा। तुम सब लोगों में से सबसे ज्यादा डोनेट किया है अनमोल गर्ग ने। ट्रेली भाई पूरे $5 का डोनेट किया है। अनमोल भाई तुमसे भी थोड़ी गड़बड़ी हो गई यार, सुपर थैंक्स की जगह सीधा क्यूआर पे ही पे कर देते। इन $5 में से $2 तो यूट्यूब ही काट लेगा, आगे का बचा भी देगा मुझे महीने के एंड पे। सभी लोगों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी हेल्थ की इतनी ज्यादा केयर और सपोर्ट किया। चलिए भाई, तुम सभी लोगों को मेरी तरफ से बेहद बेहद शुक्रिया। कर लो भाई, इस बार की सारी यूट्यूब पेमेंट तो मेरे इस कान के खर्चे में ही जाने वाली है। अब हमारा अगला टास्क हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करना है। 80,000 तो कंप्लीट हो गए हैं लेकिन अभी 20,000 की पूरी कमी है। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मैं जूफन को दिखाया जाता है जो कि वो सेलर बंदे से कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अब जबकि तुम्हारा मास्टर मारा जा चुका है तो अब इमरजेंसी के तौर पर तुम उसके घर को बेच रहे हो। तो वो बंदा भी जूफन से कहता है कि डियर कस्टमर, आपको तो ये बात काफी अच्छी तरीके से समझ आ जानी चाहिए कि मैं तो यहाँ पर बस एक छोटा मोटा काम करने वाला एक लड़का हूँ। आखिर में ये सारे 8 लाख स्पिरिट स्टोन्स मेरी जेब में कहाँ से आएंगे। जरा इस बात को एक बार खुद ही सोच करके देखिए। भले ही मेरा मास्टर इस स्टेट का गार्ड था लेकिन मैं तो केवल यहाँ पर सिर्फ उस गार्ड का एक नौकर ही हूँ। फिर आखिर मुझ जैसे एक छोटे मोटे रेडियन स्टेज के कल्टीवेटर के पास में कितनी ही पावर होगी, मैं यहाँ पर अपने मास्टर के निपट जाने के बाद में उनकी इस प्रॉपर्टी को इतनी आसानी से बेच पाऊँ। बल्कि सच तो यह है कि मेरे मास्टर की मृत्यु के होते ही घर में मौजूद उनके सभी वेपन्स और उनकी प्रीसियस पिल्स सभी को बाकी के वजह थ्रिल स्टेज एक्सपर्ट्स के द्वारा बांट लिया गया और बस पूरी तरीके से साफ किया ये घर ही आखिर में यहाँ पर रह गया जिसे कि बस हिलाया नहीं जा सकता था। उन लोगों ने यहाँ पर मुझे इस संपत्ति का पहरा देने के लिए रख लिया ताकि मैं इस संपत्ति को बेचने का कोई न कोई तरीका निकाल सकूं। फिर उनके साथ मिलकर के वापस अपने होम टाउन जाने के बाद मैं तुच्छ से नौकर की तरह व्यवहार किए जाने की बजाय एक मालिक की तरह रह सकूं। इसलिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो 8 लाख स्पिरिट स्टोन्स यहाँ पर पूरे अकेले मेरे के नहीं है। यहाँ पर अभी भी कई सारे एक्सपर्ट्स उन सभी स्पिरिट स्टोन्स में से अपना कट लेने के लिए बैठे इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम अभी भी इस सब को लेकर के ये सब सोचते रहोगे तो ये जगह अभी और ज्यादा महंगी हो जाएगी। तुम्हारे इतने ज्यादा इंसिस्ट करने पर मैं तुम्हें यहाँ पर 8 लाख की जगह पूरे 5 लाख स्पिरिट स्टोन्स में ये से दे सकता हूँ। इससे ज्यादा मैं प्राइस को बिल्कुल भी लो नहीं कर सकता। स्पिरिट स्टोन्स को लेकर के जल्दी से यहाँ से नहीं जाना होता। इस घर की कीमत बिल्कुल भी कम नहीं करता। अगर आप अब भी इसे लेने के लिए राजी नहीं है, मेरे पास भी अब यहाँ पर किसी और को ढूंढने के अलावा और कोई चारा नहीं है। साथ ही वो बंदा अपने मन में भी कहता है कि मैंने यहाँ पर अपने सभी ट्रिक्स का इस्तेमाल कर लिया है जिसमें मैंने इसको दया दिखाने के साथ साथ इसे भारी छूट भी दे दी है। तो देखने वाली टेक्निक्स इसके ऊपर आजमा ली है। आखिरी आदमी अभी तक मेरे झांसे में क्यों नहीं आ रहा। इसका मतलब ये तो नहीं कि इस बंदे के पास में वाकई में इतने ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स है ही नहीं है, लेकिन ये देखने से इतना ज्यादा गरीब तो नहीं लग रहा है। इधर उधर देखते हुए इसी बात के ऊपर विचार कर रहा है कि ये उसे खरीदना चाहिए या फिर नहीं। स्पष्ट अर्थ ये है कि ये इसका सोच समझ करके फैसला लेगा। ये साबित होता है कि इसके पास में उतने पैसे तो मौजूद है लेकिन बस देखना यह है कि आखिर ये कितना खर्च करने के लिए तैयार है। साथ ही फिर वो बंदा वहाँ पर जूफन से कहता है कि कस्टमर, सच कहूँ तो इस घर के अंदर वाकई में एक और मिस्ट्री छुपी हुई है। जूफन भी उससे पूछता है कि मिस्ट्री, आखिर किस तरीके की मिस्ट्री छुपी हुई है। पर जूफन को क्यूरियस होता हुआ देख करके वो बंदा भी खुश होता हुआ कहता है कि लगता है कि अब ये बंदा थोड़ा क्यूरियस हो रहा है। तो जूफन को बताता है कि मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स के बारे में तो नहीं पता है। जब मेरे मास्टर जिंदा थे तो तब उन्होंने इस घर के अंदर कई सारे सीक्रेट रूम्स बनवाए थे। अंदर वो अपनी कल्टिवेशन, एल्केमी और आर्टिफैक्ट फोर्जिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद में सभी लोगों ने उनके सारे खजाने को यहाँ पर लूट लिया है, लेकिन आखिर कौन जानता है कि उनके उन सीक्रेट रूम्स के अंदर पूरे कोने में अभी भी उनका खजाना बचा हुआ हो जिसे कि अभी तक उन लोगों के द्वारा लूटा न गया हो। अगर आपको उनमें से सिर्फ एक टुकड़ा भी मिल जाए तो उससे आपके 8 लाख स्पिरिट स्टोन्स भी रिकवर हो जाएंगे। ऐसे ये घर आपको बिल्कुल एक फ्री गिफ्ट की तरह ही पड़ेगा, लेकिन ये सब कुछ बस आपकी किस्मत के ऊपर ही निर्भर करता है। सेलर बंदे की ये सारी बातें सुनने के बाद जूफन भी यहाँ पर हल्का सा स्माइल करता है। कहता है कि अगर तुमको वो खजाना मिल जाता तो तुम बहुत पहले ही उसे ले जा चुके होते। गिफ्टों से यहाँ पर मेरा क्या लेना देना होगा। अलावा तुमने अभी अभी कहा कि 1 महीने पहले ही 100 एक्सपर्ट्स को यहाँ पर मार दिया गया है, जिस वजह से अब मैं ये अच्छे से इमेजिन कर सकता हूँ रिसेंटली मेरे पास घर लेने के लिए काफी सारे ऑप्शंस मौजूद होंगे। के बाद तो यहाँ पर वो बंदा भी शौक रह जाता है कि आखिर जूफन ने ये क्या कह दिया, उसकी ये सारी बातों के अंदर मेन बात कैसे पकड़ ली। फिर जूफन उस सेलर बंदे से कहता है कि मैं तुम्हें अपना फाइनल प्राइस बता रहा हूँ, वो है पूरे 4 लाख स्पिरिट स्टोन्स। तुम इस घर को देने के लिए राजी हो तो मैं इसे ले लूंगा, वरना मेरे लिए और
भी ऑप्शंस मौजूद हैं। के बाद मतलब भाई सेलर के पास में भी और कोई और चारा नहीं रह जाता, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे ज़ूफेन की डील के ऊपर राजी होना पड़ता है। इसी तरह उन लोगों की डील यहाँ पर क्लोज हो जाती है और ज़ूफेन उस घर को खरीद लेता है। संजय तो भाई उस घर के अंदर छुपे हुए खजाने को ढूंढने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और इधर उधर होते हुए उस घर के चारों ओर घूमते हुए फ्री गिफ्ट को ढूंढने लगता है। बच्चे की तरह अभी भी यही लगता है कि सेलर की बात बिल्कुल सही होगी। यंग संजय को ये सब कुछ करता हुआ देख करके उससे कहता है कि यंग संजय उस बंदे ने वो बात बस वैसे ही कही थी, उसके इस झांसे में फंस के गिफ्ट के चक्कर में लुभा जाएं, इस घर को जल्दी से कीमत से महंगे में खरीद लें। इसलिए अगर इस घर के अंदर कोई ट्रेजर पहले मौजूद भी था और पहले इन स्टेट के लोगों ने पहले ही ढूंढ लिया होगा, उसमें काफी अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ बांट लिया होगा, हमारे पास में खजाने को पाने की कोई बारी नहीं रह गई है। संजय उससे कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि आपकी बात भी यहाँ पर पूरी तरीके से सच हो पिताजी, वो लोग यहाँ पर बेवकूफ थे इसलिए वो यहाँ पर उस खजाने को ढूंढ नहीं पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी यहाँ पर उस खजाने को ढूंढ ना सके। इसलिए डैड आपकी इतनी ज्यादा तेज इंटेलिजेंसी और मेरी इतनी ज्यादा तेज सूंघने की ताकत से लोग डेफिनेटली यहाँ पर एक हिडन सीक्रेट रूम को जरूर से ढूंढ लेंगे। तो ज़ूफेन उससे कहता है कि यंग संजय अगर हम उसे ढूंढ भी लेते हैं तो आखिर उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, आखिर पे वो चीजें यहाँ पर एक मोटल रैंक के सोल हार्मोनी स्टेज के कल्टीवेटर के द्वारा बनाई गई चीजें ही तो होंगी, जो कि यहाँ पर हमारी नजरों के सामने बिल्कुल एक कचरे के समान है। इसकी जगह पर अगर तुम अपने डैड की रिंग के अंदर से कोई भी रैंडम आइटम बाहर निकालोगे, फिर इस रिंग के अंदर का हर एक आइटम उस बंदे की चीजों से काफी ज्यादा प्रीसियस होगा। तुम उन बेकार सी चीजों के ऊपर अपने एफर्ट्स को वेस्ट क्यों करना चाहते हो। मुझे ये सारी बातें सुनने के बाद मतलब भाई गुसेंगटन का मुंह ही बन जाता है। वो थोड़ा दुखी होते हुए वहाँ से किसी और जगह पे भाग करके चला जाता है। इस तरीके से उठता हुआ देख करके ज़ूफेन भी मन में कहता है कि चलो भूल जाओ इस चीज को। आखिरकार एंड पे यंग संजय है तो एक बच्चा ही, के अंदर बच्चे की तरह ही इनोसेंट इंटैक्ट नेचर्स भी है। शायद वो यहाँ पर उस आइटम की परवाह नहीं कर रहा है, उस आइटम को ढूंढने के में जो प्रोसेस लगेगा उसके अंदर आने वाले मजे के बारे में सोच रहा है। एक पिता के रूप में उसकी मानसिक स्थिति को ना समझ पाना सचमुच अपने इन कर्तव्यों में लापरवाही बढ़ती है। इसके बाद ज़ूफेन भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए यंग संजय को आवाज लगाता है और उससे कहता है यंग संजय अब तुम आगे बढ़ो, हम लोग मिल करके उस खजाने को ढूंढते हैं। जैसे ही तुम्हें यहाँ पर कोई खजाना मिलता है तो तुम उसे दिखाने के लिए सीधा मेरे पास ले आना। यहाँ पर ये देखना चाहूंगा कि आखिर तुम किस तरीके के खजाने को ढूंढ करके लाते हो। ये बात सुनने के बाद में तो भाई यंग संजय भी काफी ज्यादा खुश होते हुए उससे ओके करता है और खुश होते हुए ज़ूफेन से कहता है कि डैड मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ढूंढ करके जरूर लाऊंगा। पहले वो जैसे ही वहाँ पर कुछ ढूंढने के लिए उस घर के अंदर जाता है, अंदर जाते ही वो सीधा वहाँ पर कुछ चीज ढूंढ भी लेता है। उनसे कहता है कि डैड मैंने यहाँ पर ढूंढ लिया, यहाँ पर सच में एक ट्रेजर मौजूद है। इसके अलावा डैड निश्चित रूप से ये ट्रेजर आपके पास अभी मौजूद भी नहीं होगा। तो भाई ज़ूफेन भी यहाँ पे रहना तो उससे पूछता है कि क्या मैं तुमने यहाँ पर एक इस तरीके के ट्रेजर को यहाँ पर इतनी जल्दी ढूंढ भी लिया। जब वो विक्रेता ये कह रहा था कि यहाँ पर हमें कुछ गिफ्ट मिल सकता है, वो यहाँ पर खाली पीली यूं ही नॉनसेंस में नहीं कह रहा था। ज़ूफेन भी यंग संजय को मिले हुए इस ट्रेजर को देखने के लिए वहाँ पर उस घर के अंदर जाने लगता है। बाहर के उस रूम को देखते हुए कहता है कि क्या ये सिर्फ एक यूटिलिटी रूम नहीं है, आखिर इस घर के पुराने मालिक के अंदर किस तरीके की सनक थी, पर उसने इस जगह पर एक सीक्रेट रूम भी बना दिया। शायद से उसने अपनी सुरक्षा के लिए किया होगा। वास्तव में ये जगह छुपने के लिए है तो काफी ज्यादा सुरक्षित। मुझे पक्का यकीन है कि उन बाकी के लोगों को इस बात की बिल्कुल भी भनक पड़ी ही नहीं होगी। तरीके की जगह के अंदर कोई अपना खजाना भी छुपाए रख सकता है, ऐसे उन लोगों ने यहाँ पर कुछ ढूंढा ही नहीं होगा। पर खैर चाहे वो यहाँ पर किसी भी तरीके का ट्रेजर ही क्यों ना हो, वो मेरी नजरों को बिल्कुल भी आकर्षित तो नहीं कर सकता। बस ये करके अपने बेटे की रुचियों का ध्यान रख रहा हूँ पर मेरे यंग संजय का ऐसे मूड खराब ना हो जाए। फिर ज़ूफेन उस कमरे के अंदर आते हुए यंग संजय से पूछता है आखिर तुमने एग्जैक्टली यहाँ पर क्या चीज ढूंढ ली जो कि तुम यहाँ पर इतनी जल्दी डैड को दिखाना चाहते हो। वो आगे अपने मन में भी कहता है कि मुझे लगता है कि ऐसा काम करके यंग संजय के लिए अपने फादर होने की सारी ड्यूटीज को निभा रहा हूँ। जैसे ज़ूफेन उस कमरे के अंदर जाकर के उस खजाने को देखने लगता है, खजाना नहीं बल्कि एक लड़की बेहोश पड़ी हुई होती है, ऑलरेडी काफी ज्यादा घायल और जख्मी अवस्था में होती है। तो वहाँ पर पूरी तरीके से सुध-बुध खो करके बेहोश पड़ी होती है। संजय भी यहाँ पर उस लड़की की ओर इशारा करते हुए ज़ूफेन से कहता है देखिए वो ट्रेजर वो लड़की है। लड़की को देख ज़ूफेन भी यंग संजय से कहता है कि यंग संजय तुम लिटिल बच्चे छोटी सी उम्र में ही यहाँ पर लड़कियों को खजाने की तरह समझ रहे हो। संजय उससे कहता है कि मैं यहाँ पर 300 साल से भी ज्यादा उम्र का हूँ, आप भी यहाँ पर मुझे इस तरीके से बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद कर दीजिए। बहुत सी बातें बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आती हैं। ये बात सुन ज़ूफेन उसे देख अपने मन में कहता है कि आदमी तो यहाँ पर बिल्कुल एक बूढ़े मॉन्स्टर की तरह है जो कि यहाँ पर एक बच्चे बनने का नाटक कर रहा है कि अब मैं यहाँ पर एक प्यार करने वाला पिता नहीं बन सकता। यंग संजय के लिए यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट फादर बनना ही पड़ेगा। फिर ज़ूफेन गुसेंगटन से कहता है कि यंग संजय तुम ही बताओ कि आखिर तुम अब इस ट्रेजर के साथ में क्या करने का प्लान बना रहे हो। अब तुमने अभी कहा कि तुम यहाँ पर 300 साल से भी ज्यादा बड़े हो चुके हो, अभी तो तुम्हारा ये छोटा सा शरीर उसे किसी भी काम में लाने के लायक नहीं लग रहा है ना। इस पे तो यंग संजय भी कहता है कि फादर आखिर आप ये कैसी गंदी बातें कर रहे हैं। उसे कहता है कि अच्छा बच्चों अब तुम यहाँ पर मुझे गंदा कह रहे हो, यहाँ पर खुद ही एक औरत और एक ट्रेजर को एक साथ ही जोड़ रहे हो। ओल्ड मॉन्स्टर अब तुम ही बताओ कि आखिर तुम्हारी इन गंदी बातों से यहाँ पर तुम्हारे बारे में गंदे विचार क्यों ना सोचूं। संजय कहता है कि जब मुझे यहाँ पर ये वुमेन
जुवेन मिली थी तो ये पहले से ही यहाँ पर काफी देर से बेहोश पड़ी थी, इस वजह से यहाँ पर इतनी ही ज्यादा कमजोर थी। ओपिनियन के हिसाब से ये वुमेन यहाँ पर जरूर ली क्योंकि पुराने मालिक की डुअल कल्टीवेशन पार्टनर होगी, उपयोग वो यहाँ पर अपनी आर्ट्स की प्रैक्टिस करने के लिए करता होगा। इसलिए कल्टीवेशन की दृष्टि में वो सिर्फ एक कॉल्ड्रॉन, एक कढ़ाई है। आखिर मैंने इसे एक ट्रेजर कहने में क्या गलती करी। पर जुवेन भी आगे बढ़ता है और उस लड़की की कलाई को पकड़ के उसे चेक करते हुए यंग सेंग जी को बताता है यंग सेंग जी, इस बार तुम्हारा ये गैस गलत निकला। लड़की तो एक कॉल्ड्रॉन तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये अभी भी बिल्कुल पूरी तरीके से वर्जिन है। यंग सेंग जी हैरान होते हुए कहता है कि क्या मेरा गैस गलत निकला? आखिर ये लड़की यहाँ पर इस कंट्री यार्ड में क्या कर रही है? तो हो सकता है कि ये उस ओरिजिनल ओनर की छूटी हुई कोई वस्तु ही ना हो। उसे कहता है कि अरे बच्चे, अब तो तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके हो, है ना? बता दूं कि ये लड़की इस आंगन, इस कोर्टयार्ड की तो है ही नहीं। अलावा मुझे ये साफ साफ दिख रहा है कि इसके अंदर की ये चोटें काफी ज्यादा गहरी हैं। ऐसे वो यहाँ पर कम से कम 1 महीने से इसी हालत में है। तो यंग सेंग जी भी अपने दिमाग को चलाता है और फिर उससे कहता है, कहा 1 महीने से भी ज्यादा, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है? उससे कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही सोचा, वो हो सकता है। लोग अभी तक नहीं समझे तो मैं आप लोगों को बता दूं, उनको यही लगता है कि लड़की उन चोरों में से ही एक होगी और शॉर्ट किंग के मैनर को चोरी करने का हमला किया था। अब यहाँ पर जुवेन यंग सेंग जी से कहता है, सेंग जी अब जल्दी से इस गंदे रूम को मेरे लिए तुम साफ कर दो, मैं यहाँ पर इस लड़की को जल्द से जल्द यहाँ पर हील करने जा रहा हूँ।